Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश, दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। देश भर में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में इसरो ने दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और इसरो चीफ वी नारायणन के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी शामिल हुए। नेशनल स्पेस डे की थीम आर्यभट्ट से गगनयान तक रखी गई है। इस दौरान पीएम मोदी ने वीडियो मैसेज में कहा कि इस बार के स्पेस डे में अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी है। आज हम देख रहे हैं कि इतने कम समय में नेशनल स्पेस डे हमारे युवाओं में उत्साह और आकर्षण का अवसर बन गया है। ये देश के लिए गर्व की बात है। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। अभी हम मून और मार्स तक पहुंचे हैं। अब हमें गहरे अंतरिक्ष में उन हिस्सों में भी झोंकना है जहां मानवता के भविष्य के लिए कई जरूरी रहस्य छिपे हैं। समारोह में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि 23 अगस्त 2023 एक ऐतिहासिक दिन था। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। हम ऐसा करने वाले एकमात्र देश बन गए। You see the National Space Day. I think we have to thank a couple of people. 23rd August 2023 was a historical day. India successfully soft landed Chandrayaan 3 near the south pole of moon, and we became the only one country and first country successfully soft landed near the south pole of moon. On this occasion, first of all, I have to express our gratitude to all the people for that great achievement. Honorable Prime Minister of India, who is a visionary leader, and our minister, who has given directions and guidelines to carry out the space activities. It was Honorable Prime Minister who named the spot where the Chandrayaan 3 landed as the Sivasakti Point, also declared 23rd August as the National Space Day. And let us give a big hand and our gratitude to Honorable Prime Minister of India for declaring this as a National Space Day, also guiding us and directing us to take Indian space program to greater and greater heights to meet the Viksit Bharat 2047. इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कोई लड़ाई नहीं बल्कि विचारधारा का टकराव है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे इस विचारधारा से असहमत हैं, न कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से। रेड्डी ने कहा कि ये कोई लड़ाई नहीं बल्कि विचारों का टकराव है। दूसरा पक्ष ये प्रचार कर रहा था कि यहां एक व्यक्ति है जो जीवन भर आरएसएस का पूर्ण सदस्य रहा है, इसलिए मैं उस विचारधारा से असहमत हूं, सीपी राधाकृष्णन जी से नहीं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और मेरे बीच कोई निजी मतभेद नहीं है। हम एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं है, इसलिए मैं चाहता था कि ये एक सभ्य मुकाबला हो, व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच। How do you define these two ideologies? And when you decided to go with this ideology and to fight against the other ideologies representing the other candidate? Sir, it is not a battle. It's a clash of ideas. And what provoked me to make that statement was the other side. They were propagating that here is a person, a quintessential
Rashtriya Swayam Sevak Sangh member all through his life. And I beg to differ with that ideology, not with the Honorable Gentleman Sri Radhakrishnan ji. There is nothing personal in between me and him. We have never met each other also, incidentally nowhere. Therefore, I wanted it to be a decent contest, not between individuals, but between two different, ideology or process of thinking, and the idea about the country, idea about the constitution. That's why I said it's an ideological. सीबीआई ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रेड बैंक फ्रॉड मामले में मुंबई में की गई। इसके अलावा अनिल अंबानी पर सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज की है। ये कार्रवाई रेट यस बैंक के लिए 3,000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में की गई है। इससे पहले 23 जुलाई को भी ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। बता दें कि मामला 2017 से 2019 के बीच येस बैंक द्वारा अनिल अंबानी से जुड़े रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को दिए गए करीब 3,000 करोड़ रुपए के लोन से जुड़ा है। शुरुआती जांच में पता चला था कि इन लोन्स को कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और ग्रुप की अन्य इकाइयों में डाइवर्ट किया गया। जांच में ये भी सामने आया कि येस बैंक के बड़े अधिकारियों को शायद रिश्वत दी गई है। उत्तराखंड में चमोली जिले के थराली में देर रात बादल फट गया। आसपास के दो गांव सागवाड़ा और चेपड़ों में काफी नुकसान हुआ। दोनों गांवों में मिलाकर कुल 70-80 घरों में करीब 2 फीट तक मलबा घुस गया। थराली को जोड़ने वाला कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे मिंग गधेरा के पास मलबा आने के कारण बंद हो गया है। चमोली के डीएम संदीप तिवारी ने बताया कि थाराली तहसील मुख्यालय से 1 किलोमीटर के दायरे में कई जगहों पर तबाही मच गई क्योंकि स्थानीय नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। चमोली जनपद में थराली कस्बा है और थराली कस्बे में और उसके ऊपर एक चेपड़ी जगह है। वहां पर कल रात में 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में काफी अधिक बरसात हुई है और बरसात होने के कारण काफी मात्रा में मलबा आया है। मलबे के कारण 2 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं और 10 से 12 घरों में मलबा घुस गया है। इसी प्रकार से थराली के ऊपर वाले पोर्शन में चेपड़ियों में 10-12 दुकानों में मलबा भरा है। एक व्यक्ति के बहने की सूचना है और एक व्यक्ति के एक महिला के दबे होने की सूचना है। टीमें मौके पर जा रही हैं। जिलाधिकारी चमोली स्वयं सुबह के 5 बजे मेरी उनसे बात हुई और वो मौके के लिए निकल रहे थे, लेकिन रास्ता कई जगह से ब्लॉक है। इसके कारण से वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है। हेलीकॉप्टर वहां पे भेजा जा रहा है, फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो राहत कर्मी हैं उनको वहां मौके पर भेजा जाएगा। मौके पर जाने के लिए सुबह ही करीब 4 बजे के आसपास एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें रवाना हो गई हैं। उत्तराखंड में पिछले 18 दिनों में बादल फटने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले 5 अगस्त को धराली में बादल फटा था जिसमें 5 की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लापता हुए थे। उधर मौसम विभाग ने 19 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में मध्यम बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 23 से 26 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 305 समेत 347 सड़कें अभी भी बंद हैं। 20 जून से मानसून शुरू होने के बाद से अब तक वहां 295 मौतें हो चुकी हैं। इधर बिहार की राजधानी पटना में सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है और 3 घायल हुए हैं। एक्सीडेंट शाहजहांपुर के दनियावा हिल्सा स्टेट हाईवे 4 पर सिगरियावा स्टेशन के पास हुआ। ट्रक ऑटो में हुई आमने सामने की टक्कर में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 ने अस्पताल में दम तोड़ा। मरने वालों में 9 महिलाएं और ऑटो ड्राइवर शामिल है। मृतक नालंदा जिले के हिल्सा के मलावा के रहने वाले थे। सभी को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है। पंजाब के होशियारपुर में सब्जी से भरी पिकअप के टक्कर मारने से एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट हो गया। इसके बाद उसमें आग लग गई। गैस के रिसाव से
आग ने आसपास के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें 15 दुकानें और 4 घर जल गए। इस हादसे में अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 घायल हैं। कुछ घायल सिविल अस्पताल में तो कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं। सीएम भगवंत मान ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि घायलों का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। राजस्थान के डीडवाना कुचामन में रोडवेज बस और बोलेरो की भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो सवार 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हुई। एक्सीडेंट लाडनू सुजानगढ़ मार्ग पर पाबोलाव बालाजी मंदिर के पास हुआ। बस सीकर डिपो की थी जो जयपुर जा रही थी। हादसे में 4 लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को लाडनू के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की भाजपा सरकार के मंडी और उप मंडी यार्ड में गैर अनुसूचित कृषि उपज और खाद्य पदार्थों पर प्रति 100 रुपए के लेन देन पर 50 पैसे यूजर चार्ज देने के आदेश पर विरोध जताया है। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि रोज काम आने वाले दाल, चावल, आटा, मैदा, सूजी, तिलहन, खाद्य तेल, नमक और ड्राई फ्रूट्स इसके दायरे में आएंगे, जिससे खाद्य पदार्थों के व्यापारियों और ग्राहक दोनों पर ही आर्थिक भार बढ़ेगा। इसके विरोध में प्रदेश की 247 खाद्य पदार्थ मंडियां हड़ताल पर हैं। इससे व्यापारियों को घाटा हो रहा है और आम जन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गहलोत ने लिखा कि राज्य सरकार को अविलंब इन व्यापारियों से बात कर इसका समाधान निकालना चाहिए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में तेजस्वी यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिला पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दूसरी प्राथमिकी दर्ज की है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि शिकायत में भाजपा कार्यकर्ता शिल्पी गुप्ता ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ तेजस्वी यादव की अशोभनीय टिप्पणी से देश की जनता में भारी आक्रोश है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि एफआईआर से कौन डरता है, जुमला शब्द कहना भी अपराध हो गया है। वे सच बोलने से घबराते हैं। हम किसी एफआईआर से नहीं डरते और हम सच बोलते हैं। एफआईआर से कौन डरता है? अब बताओ, जुमला बोलना भी अपराध हो गया। आपने क्या ऐसी बात कह दी जिसको लेकर इतना महाराष्ट्र में किया है? सच बोलने से घबराते हैं। आपके समर्थक कहते हैं एफआईआर से डरने वाला नहीं है तेजस्वी यादव। एफआईआर से कौन डरता है? एफआईआर से नहीं डरते हैं, सच बोलते हैं। लोगों को सच बोलने से तकलीफ होती है। कर्नाटक के धर्मस्थल में कई शवों को दफनाने के मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। इस मामले में अब एसआईटी ने शिकायतकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया है। ये वही शख्स है जिसने पिछले 2 दशक में धर्मस्थल में कई हत्याओं और रेप के बाद शवों को दफनाने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता अब तक अपनी पहचान जनता से छिपाने के लिए नकाब पहने हुए था। एसआईटी ने आरोपी की पहचान सीएन चिन्नैया उर्फ चेन्नई के रूप में की है। चेन्नई ने सामूहिक हत्याओं और दफनाने से जुड़े एक मामले में मुखबिर होने का दावा किया था और कानूनी सुरक्षा की मांग की थी। अधिकारियों ने बताया कि एसआईटी ने उसके दावों को लेकर उससे कई घंटे तक पूछताछ की और उसके दावे झूठे और मनगढ़ंत पाए जाने पर उसे हिरासत में ले लिया। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। वीरेंद्र की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। शुक्रवार को ईडी ने वीरेंद्र के ठिकानों पर छापे मारे थे। जांच एजेंसी की छापेमारी के दौरान 12 करोड़ कैश और 6 करोड़ की ज्वेलरी मिली है। साथ ही 1 करोड़ की फॉरेन करेंसी भी बरामद हुई है। 4 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। केसी वीरेंद्र कर्नाटक की चित्रदुर्ग विधानसभा सीट से विधायक हैं। बताया गया है कि विधायक की गोवा में कैसीनो कारोबार में हिस्सेदारी है। कर्नाटक में पिछले 8 दिन में अब तक 2 कांग्रेस विधायक शिकंजे में आ चुके हैं। इससे पहले 14 अगस्त को ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सैल के घर से 1 करोड़ 41 लाख रुपए जब्त किए थे। मामला साल 2010 में हुए अवैध लौह अयस्क के निर्यात से जुड़ा है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।